आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से लेकर 1848 तक। देखिए इसके पिछले कुछ क्लासों को यदि हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करें तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था तो उसमें जितने भी सारे काम किए गए थे नेपोलियन के द्वारा उनको रद्द कर दिया गया था, यानी कि उनको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था और दोबारा क्या ला दिया गया था, पूरे यूरोप में मोनार्की ला दिया गया था। अब इस सिस्टम से सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हुआ? मिडिल क्लास के लोगों को, जिसमें हमारे कौन लोग थे? बिजनेसमैन, प्रोफेसर, लॉयर, टीचर, इन सबको बड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि ये सबके सब लोग कौन थे? पढ़े लिखे लोग थे। तो इनको लगा ना कि भाई मोनार्की सिस्टम दोबारा क्यों लाया गया, है ना, जब हम लोग अच्छे सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू दोबारा मोनार्की ला दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लोगों के बीच में गुस्सा धीरे धीरे भड़क रहा था, है ना। और उसके बाद हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, दी रेवोल्यूशनरीज। उस टॉपिक में बेसिकली ये बताया था कि लोग मिडिल क्लास के खास करके क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे। उनका यह मानना था कि ट्रीटी ऑफ वियना में जो भी चेंजेस किए गए हैं, यानी कि मोनार्की को जो दोबारा लाया गया है, उनको दोबारा क्या किया जाए? खत्म किया जाए। ये किनका मानना था? लिबरल लोगों का, या फिर नेशनलिस्ट लोगों का, या फिर कौन? जल्दी बोलिए। या फिर रेवोल्यूशनरीज का। तो तीन वर्ड हमने आपको लिखवाया था, रेवोल्यूशनरीज, लिबरल और नेशनलिस्ट। इन तीनों का मतलब क्या समझना है? सेम समझना है। मतलब कि वो लोग जो कि तरीके से बेहतर सिस्टम चाहते थे, यानी कि मोनार्की के अलावा कुछ डेमोक्रेसी जैसा कुछ चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ये भी जान चुके थे कि लोगों के अंदर क्या बढ़ चुका था? गुस्सा बढ़ चुका था, क्योंकि ये दोबारा महाराजा वाला सिस्टम ला दिया, चर्च वाला सिस्टम ला दिया। तो अब यहाँ पे हमने आपको एक इंसान के बारे में बताया था, उसका नाम था जीसीपी मैजिनी। देखो, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी हुए, यानी कि बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हुए यूरोप में, लेकिन उन सब में से जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ ना, वो थे हमारे कौन? जीसीपी मैजिनी। और ये बेसिकली वो था जो कि खुद अपना दो सेक्रेट सोसाइटी बना लिया था, यानी कि लोगों को छुप छुप के बुलाता था, राजा के खिलाफ प्लान बनाता था कि कैसे क्या करना है। यानी कि यहाँ से अब आप ये समझ सकते हैं कि राजा को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए मिडिल क्लास के लोग और खास करके कौन? सेक्रेट सोसाइटी के लोग पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हैं। उनका मानना यह है कि अब राजा वाला सिस्टम यहाँ से खत्म करके ही दम मारना है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक में आपको बेसिकली ये मिलेगा कि किस प्रकार से लड़ाई किया गया राजा के खिलाफ, उसको वहां से हटाने के लिए। तो टॉपिक का नाम है दी एज ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब कि 1830 से लेकर 1848 तक ये जो बेसिकली आपको 18 साल का टाइम पीरियड दिख रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए, बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन किए गए। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। ठीक है, देखिए अब ना इससे दो क्वेश्चन बन सकता है, दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला बनेगा क्वेश्चन ये कि द टाइम पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1848 नॉन एज द एज ऑफ रेवोल्यूशन। सिंपली आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछ देगा कि वाई, मतलब कि ये सिंपली स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि 1830 से लेकर 1848 के टाइम पीरियड को एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं। फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप डिफाइन क्या करेंगे? वही सारे पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। या फिर इसका दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वाज जुलाई रेवोल्यूशन। ये भी, हाँ, जुलाई रेवोल्यूशन क्या है वो आपको इसमें मिलेगा। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको क्या जवाब देना है वो हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से मार काट धाड़ होता है राजा के खिलाफ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेवोल्यूशन वॉज लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास लाइक प्रोफेसर्स, टीचर्स, लॉयर्स, क्लर्क्स एटसेट्रा। ये सबके सब किस क्लास से बिलोंग करते थे? मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। और बेसिकली मिडिल क्लास के लोगों का ही ना मानना था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए। तो ये लोग क्या कर दिए? अब धीरे धीरे रेवोल्यूशन छेड़ दिया, मतलब कि ये लोग अब धीरे धीरे राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं, राजा को यहाँ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? मिडिल क्लास के लोग। ठीक है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे। अब सबसे पहला घटना कब घटित हुआ राजा के खिलाफ वो देखिए। द फर्स्ट अपहेवल, अपहेवल का मतलब होता है ग्रेट एंड सडन चेंज, मतलब कि कुछ घटना वो भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा घटना। अपहेवल का मतलब क्या होता है? ग्रेट एंड सडन चेंज, मतलब कि कोई बदलाव हो जाना बहुत ही जल्दी, और वो बदलाव जो होगा ना बहुत भयंकर बदलाव होगा। तो सबसे पहला बदलाव कहाँ पे किया गया? टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जुलाई 1830 में सबसे पहला इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ राजा के खिलाफ। अब क्या हुआ वहां पे वो देख लेते हैं। फ्रांस का बात हो रहा है अभी फिलहाल।
क्या हुआ था देखो, द बॉर्बन किंग्स who had been restored to power after the Treaty of Vienna by the conservatives were now overthrown by liberal nationalists। याद कीजिए, ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू क्या दोबारा फ्रांस में मोनार्की वाला सिस्टम लाया गया था, यानी कि बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर किया गया था, बिल्कुल किया गया था। तो उसी बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा फ्रांस से उखाड़ के फेंक दिया किसने, लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने, यानी कि वो लोग बेसिकली जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और दूसरा जो कि बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, और तीसरा जो बदलाव चाहते थे। यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना में जो बदलाव किया गया था फ्रांस को लेकर खास करके, उन सारे बदलाव को यहाँ पे दोबारा तहस नहस कर दिया गया। और जो हमारा यहाँ पे कंजर्वेटिव लोग थे, उन्होंने जो सिस्टम लगाया था कहाँ पे, फ्रांस में, उन सारे सिस्टम को हटा दिया। मतलब कि यदि एक लाइन में हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रांस में, वो भी जुलाई 1830 में, बॉर्बन किंग यानी कि बॉर्बन डायनेस्टी जो स्टैब्लिश किया गया था दोबारा ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू, उसको उखाड़ के इन लोगों ने फेंक दिया। यानी कि इन लोगों ने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया उस दिन फ्रांस में, उस दिन, कि अब फ्रांस में कोई राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं है। सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू वहाँ पे मोनार्की लाया गया फ्रांस में, और ये लोग अब क्या कर दिए, उसी मोनार्की को दोबारा खत्म कर दिए, है ना। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। लिबरल नेशनलिस्ट इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एज इट्स हेड। और फ्रांस से इन लोगों ने जैसे ही बॉर्बन डायनेस्टी यानी कि बॉर्बन किंग वाले सिस्टम को, यानी कि मोनार्की वाले सिस्टम को जैसे इन लोगों ने खत्म किया, वहाँ पे फिर इन लोगों ने क्या एस्टैब्लिश किया, इन लोगों ने वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब कि मोनार्की वाला सिस्टम वहाँ तो रहेगा फ्रांस में, लेकिन कैसा, कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि जो राजा रहेंगे फ्रांस के, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब सिंपली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अब राजा रहेगा फ्रांस का, वो सिंपली नाम के तौर पे है बस, उनका कोई काम अब वहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारा काम जो होना है वो किसके द्वारा होना है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होना है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, जो फ्रांस में हुआ था, जो हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े थे। मतलब यहाँ पे आप ये समझ गए कि राजा वाला जो सिस्टम था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया फ्रांस में, और वहाँ पे लाया क्या गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब कि राजा वाला जो सिस्टम था वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे संविधान लागू कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। सिंपली हम लोग यदि यहाँ पे कहना चाहें तो राजा जो अब होगा ना फ्रांस का, वो सिंपली नाम के तौर पर रहेगा बस, उसका काम वहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा काम अब फ्रांस में किसके तहत होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा, जो कि एक अच्छा साइन था, एक अच्छा उसमें चेंज था। आगे देखते हैं फिर। और वहाँ का जो हेड था फ्रांस का, किसको बना दिया गया, लुइस फिलिप को हेड बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं फिर। बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड। याद कीजिए, ट्रीटी ऑफ वियना में बेल्जियम को किस में इंक्लूड किया गया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में इंक्लूड कर दिया गया था। दोबारा इसको इन लोगों ने अलग कर दिया, कहा कि नहीं, अब जो बेल्जियम है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट नहीं रहेगा, बेल्जियम अलग हो जाएगा और नेदरलैंड अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो जो ट्रीटी ऑफ वियना में चेंजेस किए गए थे, ये लोग दोबारा उसको क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे मटरनिक दोबारा एक स्टेटमेंट देते हैं अपना, दोबारा याद कीजिए, एक स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने किसके बारे में कहा था, जेसीपी मैजिनी के बारे में कहा था। मटरनिक ने कहा था कि हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। और मटरनिक का यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट क्या है, देखो लिखा हुआ है, मटरनिक वंस रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब इस स्टेटमेंट को ना आप दोबारा पढ़ो, आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि फ्रांस जब छिकता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेता है, पूरे यूरोप को सर्दी धर लेता है। इसका मतलब यहाँ पे आप समझिए, बहुत गहरा मीनिंग यहाँ पे बात कहा जा रहा है, बहुत डीपली सोच समझ के एनसीईआरटी में इस स्टेटमेंट को लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये है, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी किसने हासिल किया, फ्रांस ने किया। और फ्रांस कहाँ पे पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। तो जो भी बदलाव फ्रांस में होते थे ना, वो सारे के सारे बदलाव बगल बगल वाले कंट्री भी अपने यहाँ पे करना चाहता था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बताओ, सबसे बड़ा समस्या का जड़ है कौन, फ्रांस है। इसीलिए मटरनिक ने कहा कि फ्रांस में जो कुछ भी होता है ना, उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि फ्रांस में जो कुछ भी होता है वो अच्छा होता है। मतलब कि फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है, या फिर फ्रांस के जो लोग हैं वो समझदार लोग हैं, वो जो भी कुछ बदलाव करते हैं वो बदलाव हर एक प्रकार के कंट्री के लोग करना चाहते हैं अपने अपने यहाँ। तो यही इसी स्थिति को देखते हुए मटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है
तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फ्रांस में जब कोई बदलाव होता है तो वो बदलाव पूरे यूरोप में फैल जाता है। और सर दर्द किसके लिए हो जाता है? राजा के लिए हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और फायदा इससे किसको मिलता है? लोगों को मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात यहाँ पे कहा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये वाला जो आपने यहाँ पे बेसिकली 3 और 3 6 टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक आपको तब लिखने हैं जब आपसे पूछ ले जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में, या फिर आपसे पूछ ले कि 1830 से लेकर 1848 को एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं। जब ये 2 सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये 6 पॉइंट लिखने हैं। जुलाई रेवोल्यूशन क्यों? क्योंकि ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? जुलाई से ही हुआ था। और कहाँ पे? फ्रांस से शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर आपको दोबारा क्वेश्चन आपको क्रिएट करना है, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर शॉर्ट में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको मिले, या फिर ग्रीक रेवोल्यूशन सिंपली आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो उसमें आपको कुछ ये पॉइंट लिखने हैं जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। चलिए, इसको पढ़ने से पहले ना हम आपको एक बात बताते हैं। दुनिया में सबसे पहला कंट्री बना हमारा फ्रांस, जिन्होंने डेमोक्रेसी को हासिल किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। और फ्रांस में जो भी बदलाव होता था, अच्छे अच्छे बदलाव, वो ना बगल बगल वाले कंट्री भी अपने यहाँ पे करना चाहते थे, क्योंकि बदलाव क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। तो लोगों को लगने लगा था, बगल बगल वाले कंट्री के लोगों को, कि भाई फ्रांस में जो सिस्टम हो रहा है ना, बहुत अच्छा सिस्टम हो रहा है। यानी कि वहाँ पे लुइस 16 को ख़त्म किया गया, डेमोक्रेसी लाया गया, तो क्यों ना हम अपने कंट्री में भी राजा को ख़त्म करें और डेमोक्रेसी लेकर आएँ। यानी कि हर कंट्री को अब इंस्पिरेशन मिल रहा था फ्रांस से। तो उन्हीं में से एक हमारा कंट्री था ग्रीस। ग्रीस को भी इंस्पिरेशन मिला किससे? फ्रांस से। और उनके लोगों को भी अब लगने लगा था कि हमको भी जो है ना फ्रांस के जैसा ही आज़ाद होना पड़ेगा। देखते हैं क्या था ग्रीस का केस यहाँ पे। तो ग्रीक रेवोल्यूशन पूछे या फिर आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूछे, आपके यही कुछ पॉइंट लिखने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। देखिए 15th सेंचुरी से ही ग्रीस जो है किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। और ऑटोमन एम्पायर क्या है सिंपली बताते हैं। एम्पायर नाम से मालूम चल रहा होगा जिसका बहुत दूर तक साम्राज्य फैला होगा। जैसे हम लोग इंडिया में सुनते हैं ना, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, है ना, फिर से चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर, इस प्रकार के एम्पायर हम लोग सुनते हैं। यह क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देखो भाई, इस प्रकार के रूल हमारे कंट्री में पहले रहे होंगे। उसी प्रकार से यूरोप में ना एक एम्पायर का रूल था। उस एम्पायर का नाम क्या था? ऑटोमन एम्पायर। और उसी ऑटोमन एम्पायर के अंडर में हमारा कौन आता था? ग्रीस आता था। यानी कि ग्रीस के ऊपर कंट्रोल किस एम्पायर का था? ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। कब से? 1500 सेंचुरी से। और यहाँ पे आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि ऑटोमन एम्पायर का जो बेसिकली हेड था वो था कौन? एक मुस्लिम था। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि ऑटोमन एम्पायर का जो लीडर था, जो हेड था, जो राजा था, बेसिकली आप कह सकते हैं वो एक मुस्लिम था। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्रीस था वो किसके अंडर में था? मुस्लिम के अंडर में था। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है। लेकिन इन्होंने अपने आप को आज़ाद कैसे किया वो समझने वाली बात है। देखते हैं कैसे आज़ाद किया। देखिए लिखा हुआ है, इन 1821 ग्रीक्स। अच्छा, ग्रीक्स का मतलब ग्रीस के लोग। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कहते हैं ना, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी कहते हैं, उसी प्रकार से ग्रीस के लोग अपने आप को ग्रीक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, इन 1821 ग्रीक्स स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ ना, तो उनसे इंस्पिरेशन किसने लिया? ग्रीस ने लिया। और वहाँ के लोग भी अब धीरे धीरे क्या करने लगे? स्ट्रगल करने लगे। यानी कि राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाना, इस प्रकार के जो मूवमेंट थे ग्रीस में भी अब धीरे धीरे होने लगे। वे कौन कर रहे थे? वहाँ के लोग कर रहे थे, क्योंकि उनको भी अब कैसा राज चाहिए था? फ्रांस के जैसा ही चाहिए था। कोई दिक्कत इसमें? और ये शुरू कब हुआ? 1821 में शुरू हुआ। आगे देखते हैं, ग्रीक्स गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और ये जो ग्रीक के लोग ये सब काम कर रहे थे, इनको अलग अलग कंट्री ने सपोर्ट भी किया कि हाँ भाई, तुम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम लड़ो, हम तुम्हारा मदद करेंगे। और जो ग्रीस के लोग बगल वाले कंट्री में रहते थे, यानी कि जो ग्रीस के लोग दूसरे कंट्री में रह के अपना काम करते थे, बाहर से भी इनको सपोर्ट मिलता था। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रीस के लोगों को अलग अलग प्रकार के कंट्री ने भी सपोर्ट किया और अलग अलग प्रकार के लोगों ने भी सपोर्ट किया कि भाई तुम जो कर रहे हो तुम करते जाओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे।
ठीक है। तो ग्रीस के लोगों को बहुत हद तक सपोर्ट मिलने लगा, तो इनका हौसला और ज़्यादा बुलंद हो गया कि हाँ भाई हमको सपोर्ट तो मिल ही रहा है, तो अपने राजा के खिलाफ क्या करो, प्रोटेस्ट करो, अपने आप को आज़ाद कराओ। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ है। देखो, पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, यानी कि ऑटोमन एम्पायर। तो मुस्लिम एम्पायर बोलो या फिर ऑटोमन एम्पायर बोलो, बात सेम है। क्यों? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का हेड कौन था? एक मुस्लिम था। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना, ग्रीस को आज़ाद करवाने में वहाँ के लोगों का हाथ तो था ही था, प्लस वहाँ के पोएट और आर्टिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल था। यानी कि पोएट और आर्टिस्ट क्या करते थे, घूम घूम के लोगों को गीत सुनाते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे, ताकि आप अपने आप को आज़ाद कर पाएँ। ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। एक यहाँ पे पोएट का नाम लिया गया है, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन organized funds and later went to fight in the war where he died of fever in 1824। यहाँ पे एक पोएट का नाम है, उस पोएट का नाम है लॉर्ड बायरन, है ना। ये एक इंग्लिश पोएट थे। ठीक है। लॉर्ड बायरन ये क्या करते थे ना, घूम घूम के चंदा इकट्ठा करते थे, मतलब कि कुछ पैसा इकट्ठा करते थे, लोगों से मांगते थे, और उस चंदे के पैसे को कहाँ पे लगाते थे? अपने मूवमेंट में लगाते थे। जैसे मान लीजिए आप राजा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए आपको बैनर बनवाना पड़ेगा, पोस्टर छपवाने पड़ेंगे, लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, झंडा बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? पूरा मूवमेंट का यानी कि पूरे आंदोलन का तैयारी करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो लॉर्ड बायरन क्या थे? एक पोएट थे। वो घूम घूम के लोगों से चंदा इकट्ठा करते थे, और उस चंदे को, पैसे को ये कहाँ पे लगाते थे? बेसिकली मूवमेंट में लगाते थे, यानी कि आज़ाद करवाने, ग्रीस आज़ाद हो, उसमें ये पैसा अपना लगाते थे। लेकिन बाद में ये ना खुद जाके फाइट में शामिल हो जाते हैं, यानी कि ये दोबारा जो है आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इनका जो है ना 1824 में फीवर के कारण से मृत्यु हो जाता है। याद रखना, लड़ाई की वजह से इनका मृत्यु नहीं हुआ, इनका मृत्यु सिंपली एक फीवर की वजह से हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब चूंकि यहाँ पे जरा समझना ध्यान से, ग्रीस के लोगों ने अपने राजा के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट किया, उनको इतना ज़्यादा नीचा दिखा दिया कि फाइनली जाके द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और अस्ता पस्ता के जो है ना, जो हमारा ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था, यानी कि जो मुस्लिम एक राजा थे, उन्होंने अस्ता पस्ता के 1832 में ग्रीस को आज़ाद कर दिया। यानी कि ग्रीस को कहा दिया कि जाओ भाई, अब तुम लोग आज़ाद हो, अब तुम्हारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, तुम लोग आज़ाद हो। यहाँ पे साइन किया गया था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ना, ग्रीस के अंदर एक जगह हुआ करता था, वहीं पे ट्रीटी यानी कि एक पेपर के ऊपर राजा ने साइन कर दिया और कह दिया कि आज से ग्रीस का एक आज़ाद देश है, उस पर ऑटोमन एम्पायर का आज से कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये कैसे हो पाया? ये हो पाया कैसे? जब वहाँ के लोगों ने सोचा, समझा, अपने आप को बदलने की कोशिश किया उन लोगों ने, तभी हो पाया ना। कोई दिक्कत? तो जब आपसे कोई पूछे कि भाई ग्रीस कैसे आज़ाद हुआ, या फिर सिंपली बोले कि राइट अबाउट समथिंग ग्रीक रेवोल्यूशन, तो ग्रीक रेवोल्यूशन के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, तो ये कुछ 5-6 पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझने में? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक 3.1, जिसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।